हेलो एवरीबॉडी। आज इस वीडियो में हम बजटरी कंट्रोल के कुछ और एग्जाम्पल करेंगे, कुछ और टाइप के बजट मैं आपको करवाऊंगी। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको फ्लैक्सिबल बजट करवाया था, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेल बजट से। तो सेल बजट के अंदर भी आपको जो बजट प्रिपेयर करना होता है वो हम मंथ वाइज बनाते हैं। लाइक जैन से लेकर दिसंबर तक का है, जैन फेब मार्च अप्रैल, तो वो मंथ्स हम शो करेंगे। सेल बजट में जो उनका प्रोडक्ट कितने हैं, अगर एक ही है तो प्रोडक्ट 1 होगा, उससे ज़्यादा है तो प्रोडक्ट 2 एंड प्रोडक्ट 3, ये कॉलम्स हम ओपन करते हैं और लास्ट में हम टोटल सेल कंप्यूट करते हैं। और हर एक प्रोडक्ट की हमें क्वांटिटी और इसकी वैल्यू को शो करना होता है। तो वो कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, तो इस प्रैक्टिकल के थ्रू आपको क्लियर होगा ये। तो एग्जाम्पल में मिस्टर अतुल्य मैन्युफैक्चरर 2 टाइप ऑफ टॉयज़ राजा एंड रानी एंड सेल्स देम इन आगरा एंड बॉम्बे मार्केट्स। तो अतुल्य क्या करता है, राजा और रानी नाम के 2 प्रोडक्ट बनाता है और इसको बॉम्बे मार्केट के अंदर सेल करता है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ मेड अवेलेबल फॉर द करंट ईयर। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है आगरा और बॉम्बे की। टाइप है राजा रानी एंड बजटेड सेल हमें कितनी गिवन है 400। इनकी जो सेल हमें गिवन है 9 ईच है, 300 एट द रेट ऑफ 21 ईच, 600 एट द रेट ऑफ 9 ईच एंड 500 एट द रेट ऑफ ₹21 ईच। और एक्चुअल सेल भी आपको गिवन है। बजट तो हमने राजा के लिए आगरा के अंदर कितना बनाया था कि 400 यूनिट का होगा, लेकिन एक्चुअल में जो सेल हुई वो 500 की हुई। ऐसे ही रानी की 300 की थी, लेकिन एक्चुअल सेल 200 की हुई है। राजा की ज़्यादा हुई और रानी की कम हुई। तो सेम मुंबई में भी सेम एप्लीकेबल हुआ। तो मार्केट की स्टडी से हमें क्या रिवील होता है, दैट टॉय राजा इज़ पॉपुलर एज इट इज़ अंडर प्राइस। राजा ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसका प्राइस कंपैरेटिवली कम है। इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट इफ इट्स प्राइस इज़ इंक्रीज्ड बाय ₹1, अगर हम इसके प्राइस को ₹1 से बढ़ा देते हैं, इट विल फाइंड रेडीमेड मार्केट, इसकी रेडीमेड मार्केट हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड रानी का जो प्राइस है दैट इज़ ओवर प्राइस्ड एंड मार्केट कुड एब्जॉर्ब मोर सेल, कि मार्केट के अंदर हम ज़्यादा सेल कर सकते हैं अगर हम इसके सेलिंग प्राइस को ₹20 तक कम कर देते हैं। मतलब हमें करना क्या है, राजा के प्राइस को हमें ₹1 से बढ़ाना है और रानी के प्राइस को हमें ₹1 से कम करना है। दैट मीन्स राजा का जो ऑलरेडी प्राइस था वो ₹9 का था और ये बढ़कर अब ₹10 हो जाएगा, और रानी का जो प्राइस पहले ₹21 का था ये कम होकर ₹20 हो जाएगा। मैनेजमेंट हैज़ एग्रीड टू गिव इफेक्ट टू द अबव प्राइस चेंजेस। तो मैनेजमेंट इस चीज़ पर एग्री है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन द फॉलोइंग एस्टिमेट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द सेल मैनेजर। तो कुछ एस्टिमेट्स हैं जो सेल मैनेजर ने बनाए हैं। तो वो क्या क्या एस्टिमेट्स हैं। प्रोडक्ट, अगर हम राजा के प्रोडक्ट की बात करें तो इसकी सेल में कितना इंक्रीमेंट हुआ 10% का, और रानी की सेल का जो इंक्रीमेंट है वो 20% का हुआ। और ओवर करंट बजट, ये तो सेल था, बॉम्बे का जो इंक्रीमेंट है वो 5% का हुआ और जो रानी है उसमें 10% का हुआ। विद द हेल्प ऑफ एन इंटेंसिव एडवर्टीजमेंट कंपेनियन द फॉलोइंग एडिशनल सेल अबव द एस्टिमेटेड सेल ऑफ सेल मैनेजर आर पॉसिबल। कि ऊपर की सेल तो हो ही रही है, वो तो बढ़ी रही है प्राइस के इंक्रीज़ होने की वजह से, लेकिन कुछ चेंजेस जो आ रहे हैं वो एडवर्टीजमेंट की वजह से भी आ रहे हैं। और वो क्या क्या है, राजा और रानी दोनों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन है कि 60 यूनिट राजा के सेल होंगे ड्यू टू एडवर्टीजमेंट एंड 40 यूनिट रानी के सेल होंगे ड्यू टू एडवर्टीजमेंट। बॉम्बे, ये आगरा में है, ऐसे बॉम्बे में भी 70 यूनिट राजा के इंक्रीज होंगे और रानी के कितने होंगे 50 यूनिट। तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए बजट फॉर सेल। आपको सेल बजट प्रिपेयर करना है इनकॉर्पोरेटिंग द सेल एस्टिमेट। तो आपको सेल एस्टिमेट के बेस पर सेल बजट प्रिपेयर करना है। तो हम ये सबसे पहले तो हम सेल बजट का फॉर्मेट बनाएंगे, जिसके अंदर हमारा जो करंट ईयर का बजट है, बजट फॉर द करंट ईयर, एक्चुअल सेल हमारी कितनी हुई और हमारी बजट फॉर द फ्यूचर पीरियड, कि फ्यूचर में हमारी कितनी सेल है। तो सबसे पहले तो हम एरिया की बात करते हैं। तो आगरा, बॉम्बे, और हम टोटल का एक कॉलम बनाते हैं। आगरा के अंदर राजा रानी 2 प्रोडक्ट है, फिर बॉम्बे में भी राजा रानी 2 प्रोडक्ट है, और ऐसे ही हम
ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये जो प्रोडक्ट है ऐसे ही हमें करना है, जो ये दोनों प्रोडक्ट को हम यहाँ पर शो कर देंगे। तो राजा की जो करंट ईयर का बजट था वो 400 यूनिट का था और इनका प्राइस 9 रुपीज़ का हुआ, तो उनकी जो सेल है वो 3600 की हो जाएगी। हम 400 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी बजट था करंट ईयर के लिए। ऐसे 300 को हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6300 आएगा। सेम बॉम्बे वाले केस में भी 600 यूनिट है और 9 रुपये का प्राइस है तो 5400 का हो गया। 500 यूनिट है, 21 रुपीज़ का प्राइस है तो वो 10,500 हुआ। अब हम टोटल नीचे दिखा देंगे। राजा के आगरा के अंदर 400 यूनिट सेल होते हैं, मुंबई के अंदर 600 यूनिट सेल होते हैं, तो टोटल इसका 1000 का हुआ। ऐसे ही रानी के 300 यहाँ सेल हो रहे हैं, 500 मुंबई में सेल हो रहे हैं, तो टोटल 800 का हुआ। अब आगरा की जो सेल है वो 3600 की है राजा की, और मुंबई में 5400 की है, तो 3600 में 5400 को ऐड करेंगे तो 9000 की सेल आ जाएगी। सेम हम रानी की भी कंप्यूट कर लेंगे। तो ये तो हुआ कि जो हमारा बजट था करंट ईयर का। अब हम एक कॉलम बनाएंगे कि जो सेल हमने क्या की है, हमारी जो सेल हुई है दैट इज़ जो एक्चुअल सेल है, तो एक्चुअल भी हमें गिवन है। पहले हमें राजा के आगरा के अंदर 500 यूनिट हमें गिवन है, आगरा के अंदर 500 यूनिट है एक्चुअल सेल के, तो यहाँ तक तो हमारा बजटेड वाला चल रहा है। इसके बाद हम एक्चुअल सेल कंप्यूट करेंगे। तो एक्चुअल सेल में पहले हमें 500 यूनिट गिवन है, 9 रुपीज़ का एक है, 200 यूनिट है, 21 का एक है। ऐसे ही मुंबई के अंदर भी 700 यूनिट है, 9 रुपीज़ का एक है, और 400 यूनिट है और 2100 का एक है। तो ऐसे हम टोटल के भी सेम जो हमारा बजट था सेम हम ऐसे ही टोटल भी कंप्यूट कर लेंगे। अब हम आते हैं जो हमारा बजट है फॉर द फ्यूचर के बजट के लिए सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ़ यूनिट कंप्यूट करने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो वो चेंजेस क्या बोला गया था कि अगर हम प्राइस को राजा के प्राइस को 1 रुपये से बढ़ा देते हैं, इसका मतलब अब राजा के प्राइस को आपको 10 रुपये पर शो करना है, और रानी के प्राइस को हमें 1 रुपये से कम करना है, तो ये जो प्राइस होगा वो 1 रुपये से कम होकर 20 रुपीज़ का हो जाएगा। तो ये चेंज आएगा, लेकिन नंबर ऑफ़ यूनिट में भी चेंजेस आएंगे। तो नंबर ऑफ़ यूनिट में क्या, यहाँ पे भी चेंज आएगा और यहाँ पर भी चेंज आएगा। तो वो चेंज कैसे आएगा, इस चेंज के लिए जो नंबर ऑफ़ यूनिट आपको कंप्यूट करने हैं, पहले जो सेल थी हमारी, जो हमारी करंट ईयर की सेल थी वो 400 की थी। तो ये चेंजेस आप कंप्यूट कैसे करोगे, देखो इन्होंने बोला था कि जो बजटेड था हमारा वो 400 यूनिट का है, 400 यूनिट का बजट है, प्लस इसमें प्राइस कम बढ़ाने की वजह से 10% का इसमें इंक्रीज़ हो रहा है। तो 400 में हमने 10% को ऐड कर दिया तो ये 440 का हो गया, प्लस इसमें एडवर्टीजमेंट की वजह से भी 60 यूनिट का चेंज आ रहा है, वो एडिशन हो रहा है, तो टोटल होकर 500 हो जाएगा। ऐसे सेम रानी वाले केस में भी होगा। तो रानी के केस में क्या है, इसके जो यूनिट थे पहले 300 के थे, इसमें 20% का इंक्रीज़ हुआ कि 300 में अगर हम 20% का इंक्रीज़ देखते हैं तो 60 यूनिट का वो हुआ, तो टोटल ये हमारा 360 हो जाएगा, और एडवर्टीज़मेंट की वजह से 40 यूनिट का ये भी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो मीन्स जो रानी के यूनिट है वो आगरा के अंदर 400 हो जाएंगे। ऐसे सेम हम बॉम्बे में भी कंप्यूट करेंगे। तो बॉम्बे के अंदर क्या है, इसमें जो एडिशन हो रहा है वो 5% का हो रहा है, और अदरवाइज़ टोटल में 70 का एडिशन है। तो मुंबई में जो राजा के प्रोडक्ट है वो 700 के सेल होंगे और रानी के 600 के सेल होंगे। तो हम ये कैलकुलेशन करेंगे और आप यहाँ पर हम शो कर देंगे कि जो भी हमारे प्रोडक्ट है, लाइक राजा के हमने ये कंप्यूट कर लिए हैं। जो राजा के प्रोडक्ट है मुंबई के अंदर हम सेल कर रहे हैं 500 के, रानी के 400 के हैं। सबसे पहले आगरा में है। ऐसे हम मुंबई में भी हम देख लेंगे। मुंबई के जो प्रोडक्ट बनते हैं हमारे, मुंबई के जो प्रोडक्ट आते हैं उसमें 700 हो जाएंगे राजा के, और रानी के 600 है। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 9 और 21 से नहीं करेंगे, रादर हम 10 और 20 से करेंगे, क्योंकि हमने क्या किया, जो ये राजा का प्रोडक्ट है उसके प्राइस को हमने 1 रुपये से इंक्रीज़ कर दिया, और रानी के जो प्रोडक्ट है उसको हमने 1 रुपये से उसके प्राइस को हमने कम किया, तो वो प्राइस अब 20 का होगा। बाकी जो क्वेश्चन है वो एज इट इज़ चलेगा जैसे हमने बजट और करंट ईयर की एक्चुअल सेल को हमने देखा था। तो इसके बेस पर हम फ्यूचर के एस्टीमेट लगा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेल।
आगे जो बजट के टाइप हैं वो हैं प्रोडक्शन बजट, कि हमें कितने गुड्स को अभी हमने और प्रोड्यूस करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितना हम सेल करना चाहते हैं तो उतने यूनिट तो हमें प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। लेकिन हमारे पास कई बार कुछ ओपनिंग स्टॉक भी अवेलेबल होता है और कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी हमें अपने पास मेंटेन करके रखना होता है। तो इसके बेस पर ही हम कंप्यूट करते हैं कि हमें कितने यूनिट को और प्रोड्यूस करना होगा। तो इसके अंदर जो एक फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया जाता है कि जितनी हमारी सेल है उसमें हम क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे टोटल यूनिट रिक्वायर्ड हो जाते हैं और इसमें से हम डिडक्ट कर देते हैं फिनिश गुड्स का जितना ओपनिंग स्टॉक हमारे पास अवेलेबल था। मतलब हमें करना क्या पड़ेगा, जितनी हमारी सेल है, जितना हमें सेल करना है, प्लस जितना क्लोजिंग स्टॉक अपने पास मेंटेन करना है और उसमें से डिडक्ट कर देते हैं जितना ओपनिंग स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। तो ये करने के बाद कितना हमें प्रोडक्शन करना है तो वो हम कंप्यूट कर सकते हैं। तो इसके बेस पर ही प्रोडक्शन बजट बनाया जाता है। तो हम करेंगे कैसे, एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट फॉर ईच मंथ एंड समराइज्ड प्रोडक्शन कॉस्ट बजट फॉर द 6 मंथ। 6 मंथ की प्रोडक्शन कॉस्ट को हमें समराइज करना है और कब तक का बनाना है हमें, ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2011 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ प्रोडक्ट एक्स का डाटा हमारे पास अवेलेबल है। द यूनिट टू बी सोल्ड, हमें यूनिट गिवन है जो हमें सेल करने हैं। तो यहाँ जो नंबर ऑफ़ यूनिट है ये विजिबल नहीं है, एक मिनट इसमें बता देती हूँ मैं। जुलाई में है 1100, अगस्त के जो यूनिट है वो भी 1100 है, सितंबर में 1700 है, अक्टूबर के अंदर 1900 है, नवंबर में 25, दिसंबर में 23 और जैन में 2000 यूनिट। ये हमारे वो यूनिट है जो हमें सेल करने, मीन्स आपको सेल गिवन है। इसके बाद जो और इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, देयर विल बी नो वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ एनी मंथ। किसी भी एंड में हमारे पास कोई भी वर्क इन प्रोग्रेस नहीं होगा, मतलब कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं होगा जिस पर फर्दर हमें प्रोसेसिंग करनी है। फिनिश यूनिट्स इक्वल टू हाफ द सेल फॉर द नेक्स्ट मंथ विल बी इन द स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच मंथ। कि एंड वाला जो हमारा स्टॉक होगा, कि जो क्लोजिंग स्टॉक हमें अपने पास मेंटेन करके रखना है वो अगले मंथ की सेल का हाफ होना ज़रूरी है। कि जितना हम अगले मंथ में सेल करेंगे तो उसका हाफ क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास अवेलेबल होना ज़रूरी है। जैसे अगर आपको अगले मंथ में 1000 की सेल करनी है तो इस मंथ के एंड में आपके पास 500 का क्लोजिंग स्टॉक होना रिक्वायर्ड है। अगले मंथ आपको अगर 2000 की सेल करनी है तो इस मंथ के एंड में आपके पास 1000 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक होना रिक्वायर्ड है। Budgeted production and cost for the year ending 31st December 2011 are as follows। तो ये हमें budgeted cost गिवन है। प्रोडक्शन यूनिट 22,000 यूनिट है। डायरेक्ट मटेरियल कितना है, 10 रुपये का है और डायरेक्ट वेजेस कितनी है, 4 की है। टोटल फैक्ट्री आउटहेड्स अपोर्शन टू प्रोडक्ट 88,000। तो सबके जो 22,000 यूनिट अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसके ऊपर जो टोटल ओवरहेड होते हैं वो हमें 88,000 के पे करने पड़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन बजट को बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें बनाना कब तक है, हमें 6 मंथ का बनाना है। तो जुलाई ऑनवर्ड्स हम बनाएंगे 31 दिसंबर तक का। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये हमने ये वाले बजट हमने यहाँ प्रिपेयर करना है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो फर्स्ट कॉलम में हम मंथ शो करेंगे। फिर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना अवेलेबल था, सेल कितनी हमें करनी है और क्लोजिंग स्टॉक हमने कितना मेंटेन करना है। तो प्रोडक्शन हम कैसे कंप्यूट करेंगे, जितनी हमारी सेल है, सेल के अंदर हम क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर देंगे और इसमें से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दिया जाएगा, तो हम प्रोडक्शन कंप्यूट कर सकते हैं। तो अब आप ओपनिंग स्टॉक शो कैसे करोगे, तो ओपनिंग स्टॉक को शो करने के लिए कितना हमारे पास ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल है। तो जितनी सेल हमारी इस बार होती है तो उसको ये बोला गया था कि लास्ट टाइम उसका हाफ क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, उसका हाफ क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। मीन्स ये सेल अगर आपको, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो अगर आपको इस बार 1100 की सेल करनी है तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक इसका हाफ होना ज़रूरी है।
नेक्स्ट मंथ में भी आपको अगर 1100 की सेल करनी है तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक जो है वो इसका हाफ 550 होना ज़रूरी है। अगर आपको सेल जो है वो 1100 की करनी है तो स्टॉक 550 का होना ज़रूरी है। अगर आपको सेल 1700 की करनी है तो स्टॉक 850 का होना ज़रूरी है। अगर आपको सेल 1900 की करनी है तो क्लोजिंग स्टॉक 950 का होना, ओपनिंग स्टॉक 950 का होना ज़रूरी है। मतलब हाफ हमारे पास ओपनिंग स्टॉक होना ज़रूरी है जो करंट ईयर में हम सेल करना चाहते हैं। अब ये क्लोजिंग स्टॉक आप कैसे कंप्यूट करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग, अगले मंथ के लिए ओपनिंग होगा, तो नेक्स्ट मंथ में जितनी आपको सेल करनी है तो क्लोजिंग स्टॉक उसका हाफ होना ज़रूरी है। अगर आपको नेक्स्ट मंथ में इसका तो कोई हम क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेंगे, लेकिन इसके लिए क्या होगा, इसका क्लोजिंग स्टॉक हम कैसे लेंगे? इस मंथ के लिए जो सेल है वो ये 1100 की है, तो दैट मीन्स इस बार हमें इसका हाफ अपने पास क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करके रखना होगा। अगर अगले मंथ में सेल हमें 1700 की करनी है तो हमें इसका हाफ 850 अपने पास क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करके रखना होगा। ऐसे ही 1900 अगर सेल है तो हमें 950 का क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करके रखना होगा। अगर 2500 की सेल है तो 1250 का क्लोजिंग स्टॉक हमें मेंटेन करके रखना होगा। अगर 2300 की सेल है तो 1150 का क्लोजिंग स्टॉक हमें मेंटेन करके रखना होगा। तो इस तरह से हम क्लोजिंग स्टॉक अपने मेंटेन करेंगे। अब आपको कंप्यूट करना है कि हमें प्रोडक्शन कितना करना है, तो प्रोडक्शन कैसे करेंगे? 1100 प्लस पहले मंथ के लिए प्लस 550 और माइनस क्या कर देंगे 550। मतलब हमने किया क्या, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक और माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये सेल है, इसमें हमने ऐड कर दिया क्लोजिंग स्टॉक और माइनस कर दिया ओपनिंग स्टॉक। इन दोनों को ऐड करेंगे और ओपनिंग स्टॉक को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये प्रोडक्शन आ जाएगा, दैट विल बी 1100। सेम अगले मंथ के लिए भी हम कंप्यूट करेंगे। सेल 1100 की है प्लस 850 और माइनस कर देंगे 550 को, तो वो 1400 की आ जाएगी। नेक्स्ट केस में 1700 प्लस 950 माइनस 850 करेंगे तो 1800 की है। उसके बाद 1900 प्लस 1250 और माइनस 950 करेंगे तो 2200 की प्रोडक्शन जितना हमें करना है तो वो आ जाएगा। तो यहाँ से आप टोटल प्रोडक्शन कंप्यूट कर सकते हैं। तो जो टोटल प्रोडक्शन हमारे पास आया दैट इज़ टोटल प्रोडक्शन हमारे पास आएगा 11050 का। ये तो हमारे पास प्रोडक्शन आ गया कि हमें प्रोडक्शन कितना करना है, कितने यूनिट को हमें प्रोड्यूस करना है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको कॉस्ट भी कंप्यूट करने के लिए बोला गया है, तो कॉस्ट हम कैसे करेंगे? प्रोडक्शन कॉस्ट बजट इसके लिए हमें प्रिपेयर करना होगा। तो इसके अंदर आप शो करेंगे कितना हमारा डायरेक्ट मटीरियल है, कितनी डायरेक्ट वेजेस हैं और कितनी हमारी फैक्ट्री ओवरहेड्स है। तो इनकी पर यूनिट तो वैल्यू हमें गिवन है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस की। डायरेक्ट मटेरियल 10 रुपीज़ पर यूनिट है और वेजेस 4 रुपीज़ पर यूनिट है। तो आप जितने यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 11050, तो आप क्या करेंगे, इसको आप पहले डायरेक्ट मटेरियल कंप्यूट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी। डायरेक्ट वेजेस कंप्यूट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है। अब बात आती है फैक्ट्री ओवरहेड की। फैक्ट्री ओवरहेड आपको अमाउंट की फॉर्म में गिवन है और इसमें 22,000 यूनिट की बात हो रही है। तो आप पहले पर यूनिट कंप्यूट कर लेंगे। 88,000 को 22,000 से डिवाइड करेंगे तो 4 रुपीज़ पर यूनिट का हुआ। इसको भी आप दोबारा 110500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इतने यूनिट का आ जाएगा, दैट इज़ 44200। तो 198900 ये हमारा टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट है जो हम कंप्यूट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन बजट। ही क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ जिसके अंदर आपको दोबारा से प्रोडक्शन बजट बनाना है। तो यहाँ आपको एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 7 में एक कंपनी मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट बनाती है A and B एंड द बजटेड डाटा फॉर द ईयर आर एज फॉलोज। तो ये बजटेड डाटा हमें गिवन है। सेल प्राइस पर यूनिट है, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट हमें गिवन है, डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट गिवन है, टोटल वर्क्स ओवरहेड हमें गिवन है, टोटल मार्केटिंग ओवरहेड हमें गिवन है। सेल मैनेजर क्या फोरकास्ट करता है जैन से लेकर जुलाई तक का हमें गिवन है, दिसंबर तक का
जैन में जो प्रोडक्ट ए के यूनिट है, सेल कितनी होती है 28 यूनिट की। ऐसे लास्ट में जो सेल होती है जुलाई टू दिसंबर तक की जो सेल है वो हमें हर केस में 18 की गिवन है, तो आप तीनों हर मंथ के लिए जुलाई टू दिसंबर तक हम 18 ले लेंगे। सेम जो ये है यहाँ पर प्रोडक्ट बी में भी सेम यही है कि 10, 12, 16, 20, 24 एंड 24 और जुलाई टू दिसंबर वो 20 रहेगा, तो आप हर मंथ में 20 लेंगे। इट इज़ एज्यूम्ड दैट देयर विल बी नो वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ एनी मंथ, तो कोई भी वर्क इन प्रोग्रेस नहीं होगा। देन फिनिश यूनिट्स इक्वल टू हाफ द सेल, तो फिनिश यूनिट कितने होने चाहिए, जितने अगले मंथ की हमारी सेल होगी तो उसका हाफ हमें अपने पास मेंटेन करना है। तो सेम ये लास्ट क्वेश्चन की तरह है, आपको क्या कंप्यूट करना पड़ेगा, प्रोडक्शन बजट आपको बनाना पड़ेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट आपको निकालनी पड़ेगी। तो पहले हमने जैन से दिसंबर तक के मंथ को शो कर दिया, फिर इसके बाद हम ये शो करेंगे जो इसकी हमारी जो सेल हमें गिवन है। आप पहले ओपनिंग स्टॉक भी दिखा सकते हैं। तो सेल के अंदर हम क्या शो कर रहे हैं, सेल में सबसे पहले हमने शो कर दी 28 टू 18 तक की सेल। टोटल यूनिट की जो सेल हुई वो 240 की होनी है। अब आप क्लोजिंग स्टॉक कैसे कंप्यूट करोगे, तो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, आपको क्या करना है कि जो अगले साल हमें सेल करनी है तो उसका हाफ आपको अगले साल की सेल का हाफ आपको अपने पास क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करके रखना होगा। मीन्स अगर आप सेल 28 की करना चाहते हो तो इस बार आपको 14 का क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करके रखना है। अगर सेल आपको 24 की करनी है तो क्लोजिंग स्टॉक आपको 12 का मेंटेन करके रखना है। अगर 24 की सेल है तो 12 का क्लोजिंग स्टॉक होगा, 20 की सेल है तो 10 का क्लोजिंग स्टॉक होगा, 16 की सेल है तो 8 का क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो इस तरह से आपको क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करके रखना होगा। अब आप कंप्यूट करेंगे ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक आप कंप्यूट कैसे कर सकते हो, अगर इस साल 28 की सेल हुई है तो इसका मतलब शुरू में इसका हाफ ओपनिंग स्टॉक था, तो कितना हुआ 14 है। अगर इस मंथ में सेल 28 की है तो इसका ओपनिंग स्टॉक 14 का है। अगर इस मंथ की सेल 24 है तो इसका ओपनिंग स्टॉक 12 है। तो ऐसे हर मंथ के लिए हम ओपनिंग स्टॉक भी कंप्यूट कर लेंगे। फिर प्रोडक्शन का तो फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ। हम करते क्या हैं, जितना हमें सेल करना है प्लस जितना अपने पास क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करके रखना है उसमें से ओपनिंग स्टॉक को डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्शन आ जाएगा। जैसे सेल पहले वाले जैन में 28 की है प्लस क्लोजिंग स्टॉक 14 का हुआ, तो दोनों को हमने ऐड किया 42, इसमें से डिडक्ट कर देंगे कितना ओपनिंग स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, तो प्रोडक्शन हमें 28 यूनिट का करना होगा। तो ऐसे ही सेम हम दोनों प्रोडक्ट के लिए कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये करने के बाद जो हमारे पास है हर एक मंथ की सेल आ जाएगी, हर एक मंथ का प्रोडक्शन आ जाएगा, कितना कितना हमें प्रोडक्शन करना है। तो दोनों के लिए हम कंप्यूट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ए के लिए भी और प्रोडक्ट बी के लिए भी। तो इस तरह से हम ये वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं जितना हमें टोटल प्रोडक्शन करना है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगी। थैंक यू।